हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है द लव नेक्स्ट डोर। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इस ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेल लीड और फीमेल लीड के मॉम्स को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग करने के लिए गई हुई रहती है। दूसरी तरफ हमें इस कहानी के मेन लीड स्योंग को दिखाया जाता है जो कि एक फेमस आर्किटेक्ट होता है। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड जिसका नाम रियू होता है वो एक यूएस के बहुत बड़े टेक कंपनी में एम्प्लॉय रहती है। और जब ये दोनों 5 साल के थे तभी की उम्र से इन दोनों के मॉम्स एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। और वो दोनों के बच्चे इतने ज्यादा अच्छे पोजीशन पे सेटल रहते हैं कि उन दोनों के बीच हमेशा आर्गुमेंट होती रहती है कि उन दोनों में कौन सबसे ज्यादा बेस्ट है। और यहाँ पे सुंगो की मॉम रियो की मॉम को कहती है कि मेरा बेटा सबसे ज्यादा बेस्ट है, उसने बहुत कम उम्र में ही टॉप आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटी से टॉप किया था, साथ ही वो अपने आर्किटेक्ट का काम में बहुत ज्यादा अच्छा है। और उसने जो लाइब्रेरी डिजाइन की थी रिसेंटली उसके लिए उसे बेस्ट आर्किटेक्ट का अवार्ड भी मिलने वाला है। और साथ ही उसने अपनी एक खुद की कंपनी भी खोल ली है और वो एक नेशनल लेवल का स्विमर भी है। और ये सारी बातें सुनकर रियो की मॉम भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी बोलती है। और रियो की मॉम कहती है कि मेरी बेटी भी यूनिवर्सिटी की टॉपर है, साथ ही उसने जैसे ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था उसे यूएस के टॉप कंपनी से जॉब का ऑफर आ गया था और वो उस कंपनी में जॉब करती है। और इसी तरह इन दोनों के बीच बहस होती रहती है और इनकी दोनों फ्रेंड्स इन लोग की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ जाती है क्योंकि ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। और वो लोग को ये सारी बातें तो अब जबानी याद भी रहती है और ये लोग आपस में बेट भी लगाने लगते हैं कि इन दोनों में कौन जीतेगा। दूसरी तरफ हमें अवार्ड फंक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्योंगो अभी तक पहुंचा नहीं रहता और उसका एम्प्लॉय बहुत ज्यादा परेशान रहता है। दूसरी तरफ हमें स्योंगो को दिखलाया जाता है जो कि एक फ्यूनरल मैनेजर के साथ बैठ के बात कर रहा होता है और वो उससे बोल रहा होता है कि मैं एक ऐसा पार्क बनाना चाहता हूँ जहाँ पे लोग अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स को वहाँ पे आके मिस करेंगे और उन लोग को याद किया करेंगे। और फ्यूनरल मैनेजर को भी ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है। तभी उसके फोन पे उसके एम्प्लॉय का कॉल आता है और वो उससे बोलता है कि जल्दी वहाँ पे पहुंचने के लिए, अदरवाइज वही अवार्ड ले लेगा। लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ अवार्ड का टाइम होता है श्योंगो वहाँ पे पहुंच जाता है और वो अवार्ड लेता है और अवार्ड लेते के साथ साथ वो वहाँ से निकल जाता है अपने दूसरे काम के लिए। दूसरी तरफ हमें रियो की मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी की शादी का कार्ड उन लोग को दे रही होती है। और रियो की शादी 1 महीना बाद यूएस में होने वाली रहती है, इसी के लिए वो बहुत ज्यादा खुश रहती है और उनकी फ्रेंड भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें रियो को दिखाया जाता है जो कि प्लेन में रहती है और वो बिना किसी को बताए यूएस से साउथ कोरिया आगे रहती है। एयरपोर्ट पे उसे लेने उसकी फ्रेंड आई हुई रहती है जिसका नाम मोयुम होता है और वो लोग वहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं। जिसके बाद फिर मोयुम उसे अपने साथ लेके गाड़ी में जा रही होती है। तभी वो देखती है कि रियो के जाने के बाद वहाँ पे सब कुछ बदल गया रहता है। जिसके बाद रियो को वहाँ पे खाना का बहुत ज्यादा भूख लगी रहती है जिसके लिए वो वहाँ पे उसे बोलती है कहीं खाने पे चलने के लिए। जिसके बाद वो उसे वहीं रेस्टोरेंट में लेके आती है जिस रेस्टोरेंट में वो लोग हाई स्कूल में खाना खाया करते थे। जिसके बाद फिर वो लोग वहाँ पे साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रियो का भाई आ जाता है और रियो जैसे ही अपने भाई को देखती है वो मोयुम को लेके पीछे मुड़ के छुप जाती है और जब तक उसका भाई नहीं जाता वो लोग छुपी रहती है। जिसके बाद जैसे ही उसका भाई चला जाता है वो लोग ऊपर उठती है। तभी वहाँ पे मोयुम उससे पूछती है कि तुम मुझसे छुप क्यों रही हो। तभी रियो बोलती है कि मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ, इसलिए मैं उन लोग के सामने नहीं आना चाहती। जिसके बाद मोयुम भी मान जाती है। उसके बाद रियो मोयुम को भी बोलती है कि उसके साथ चलने के लिए उसके घर उसके मॉम डैड को सरप्राइज देने के लिए। जिसके बाद फिर वो दोनों तैयार होकर बैलून वैलून लेके उसके घर जा रही होती है। लेकिन तभी मोयुम को कोई इमरजेंसी कॉल आ जाता है जिसकी वजह से मोयुम को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन रियो उससे जाने के लिए मना करती है और वो बहुत ज्यादा घबरा रही होती है क्योंकि उसने जरूर कुछ ना कुछ किया रहता है, इसीलिए वो अपने फैमिली को अकेले फेस करने से डर रही होती है। और रियो जैसे तैसे हिम्मत करके वहाँ पे घर जाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वो एक जगह पे रुक जाती है और वहाँ पे वो सोचने लगते हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग किसने बना दिया, क्योंकि जब वो छोटी थी तो वहाँ पे एक सोना हुआ करता था और स्विंगो और रियो की मॉम दोनों को वहाँ पे लेके जाया करती थी। और ये बात सोच के रियो थोड़ा सा एम्बेरस फील करती है। लेकिन तभी वहाँ पे पीछे से सोंगो आ जाता है और वो उसे देख के पूछता है कि कौन हो तुम। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे याद आ जाता है कि ये तो सोंगो है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को काफी सालों बाद देख रहे होते हैं। जिसके बाद रियो सोंगो से बोलती है कि तुम्हें क्या मतलब मैं कहीं भी रहूं। तभी सोंगो बोलता है कि तुम अभी मेरे जमीन पर खड़ी हो तो मुझे नहीं फर्क पड़ेगा तो किसे फर्क पड़ेगा, तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद वो उसका पैर हटा देता है। तभी रियो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो देखती है कि आगे से उसके मॉम और डैड और उसके फैमिली मेंबर्स वहाँ से आ रहे होते हैं और उन लोग को देख के वो घबरा जाती है। जिसके बाद वो वहीं पे रखे एक बॉक्स के नीचे जाके छुप जाती है और रियो सिंगो से अपने हेल्प करने के लिए भी बोलती है। जिसके बाद वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे सभी लोग सिंगो को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं उसके नए ऑफिस के लिए। जिसके बाद उसकी मॉम उसे वहाँ से घर चलने के लिए बोलती है। लेकिन सिंगो उन्हें बोलता है कि आप लोग जाइए, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। जिसके बाद उन लोग की नजर वहाँ पे पड़े ट्रॉली पे पड़ती है और वो लोग उस ट्रॉली के बारे में पूछते हैं। लेकिन शुरुआत में तो सुंगो बोल देता है कि उसे नहीं पता, लेकिन फिर पीछे से रियो उसे मारती है और बोलती है कि वो मेरी ट्रॉली है। जिसके बाद सुंगो बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो लोग भी उसकी हेल्प करने के लिए उसे बोल रही होती है, लेकिन सुंगो जैसे तैसे मैनेज करके वो लोग को वहाँ से भेज देता है। जिसके बाद सुंगो रियो से पूछ रहा होता है कि तुम अपने फैमिली वाले से छुप क्यों रही हो, क्या बात है, मुझे पहले बताओ तभी मैं तुम्हें बाहर निकलने दूंगा। लेकिन रियो कुछ बोलती नहीं है और फिर वो कार्टून फाड़ के बाहर निकल जाती है। जिसके बाद सुंगो रियो से पूछता है कि तुम इन लोग से छुप क्यों रही हो, क्या बात है मुझे बताओ। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और टॉपिक घुमा के उससे उसका ऑफिस देखने के लिए बोलती है और वॉशरूम
वॉशरूम जाने के बहाने उसके ऑफिस में अंदर घुस जाती है और सिंगो बार बार उसे वहां से जाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन रियो उसकी बात नहीं मान रही होती और उससे इधर उधर की चीजें पूछ रही होती है। जिसके बाद वो उसके मना करने के बावजूद एक रूम में चली जाती है और गलती से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाली रहती है और उसके ऊपर एक कबर्ड गिरने वाला रहता है। जिसके बाद तुरंत सिंगो वहां पे आके उस कबर्ड को पकड़ लेता है, लेकिन उसमें एक मेटल की रखी मूर्ति उसके पीठ पे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाता है। तब रियो उसके पास आके उसका शर्ट उठा के वो उसके चोट देखने लगती है। सिंगो मना करता है, लेकिन तब भी रियो उसका शर्ट उठा के वो चोट देखती है, जो कि उसके मार्क हो गया रहता है, लेकिन वहाँ पे एक और मार्क रहता है। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बचपन में रियो सिंगो की मदद कर रही थी कुछ बच्चों से उससे बचाने के लिए, लेकिन तभी उसका धक्का सिंगो को लग जाता है और उसके पीठ पे कांटा चुभ जाता है और उसके पीठ पे आज तक उसी निशान रहता है। और ये चीज देख के रियो को काफी ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पीठ पे इसका निशान अभी भी है। तभी सिंगो उससे बोलता है कि तुम जब भी मेरे आसपास रहती हो, मेरे आसपास हमेशा खतरा रहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद रियो भी बोलती है कि हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ रहने का, और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे सिंगो उस मूर्ति को उठा के बोलता है कि ये मूर्ति 17 मिलियन वॉन की है, और इतना सुनते ही रियो वापस आके उस मूर्ति को साफ करके ऊपर रख देती है और बोलती है देखो इसमें कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद सिंगो भी बोलता है हाँ हो गया, अब ज्यादा नाटक मत करो और अपने घर जाओ और अपने मॉम डैड से बात करो, अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो बात करके उसे सॉल्व करो। जिसके बाद वो लोग घर जाने के लिए रेडी होते हैं। दूसरी तरफ हमें मोहिम को दिखाया जाता है, जो कि एक आदमी को वहाँ पे लोकेशन पे पहुंची रहती है जिसे चोट लगी रहती है और वो ज्यादा ड्रंक होकर वहीं पे गिर गया रहता है। और मोहिम उसकी कंडीशन देख के समझ गई रहती है कि इस आदमी को डायबिटीज है और इसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो आदमी उल्टा मोहिम पे ही चिल्लाने लगता है और उसे अकेला छोड़ के यहाँ से जाने के लिए बोलता है। और मोहिम को ऐसे लोगों से टैकल करना अच्छे से आता था, जिसके लिए वो उन लोग को पीछे करके बोलती है कि तुम चुपचाप से मेरे साथ चलो, अदरवाइज इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। जिसके बाद वो आदमी वहाँ पे एक बोतल फोड़ के उसे धमकाने लगता है और ये चीज देख के सब कोई पीछे चले जाते हैं। लेकिन तभी हमें इस कहानी का सेकंड लीड डैन को दिखाया जाता है। डैन वहाँ पे बीच में आके आगे खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि मैं एक ब्लैक बेल्ट कराटे चैंपियन हो और तुम अगर अभी के अभी हॉस्पिटल नहीं चले तो इस अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। जिसके बाद वो उस पर हमला करने के लिए दौड़ने लगता है, लेकिन वो खुद ही गिर जाता है। लेकिन तभी पीछे से मोहिम आती है और एक किक में उस बोतल को गिरा देती है और ये चीज देख के वो आदमी भी डर जाता है और हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो जाता है। और दूसरी तरफ डैन को भी हाथ में चोट लग गया रहता है, इसलिए वो भी उनके साथ हॉस्पिटल जाता है। दूसरी तरफ हमें सियोंग और रियो को दिखाया जाता है, जो कि साथ में घर आ रहे होते हैं। जिसके बाद उनके घर के सामने पहुंच के रियो रुक जाती है और वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय को देख के पूछती है कि क्या वो मुझे अपना हेलमेट देगा। जिसके बाद उससे बोलता है कि तुम्हें हेलमेट क्यों चाहिए, हमारा घर सामने तो है। तभी रियो से बताती है कि मेरी मॉम मुझे मारेगी और उससे मार के बचने के लिए मुझे हेलमेट की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद वो वहीं पे बहुत सारे कपड़े पहनने लगती है ताकि उसके मॉम जब उसे मारे तो उसे चोट ना लगे। तभी सियोंग उससे पूछता है कि रीजन क्या है, क्यों वो इतनी ज्यादा डर रही है। तभी सियोंग की बातें सुनकर रियो उसे बता देती है और वो उससे बोलती है कि एक्चुअल में मैंने अपने मैरिज तोड़ ली है और साथ ही मैंने अपने यूएस वाली जॉब भी छोड़ दी है। और ये बात सुनकर सियोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो उससे बोलता है क्या बोला तुमने। जिसके बाद रियो बोलती है कि हाँ मैंने अपने यूएस वाली जॉब छोड़ दी है। लेकिन तभी वो पीछे मुड़ने के लिए बोलता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वो देखती है उसकी मॉम वहीं पे खड़ी है और ये बात सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके डैड तो एकदम बेहोशी हो जाते हैं। जिसके बाद उसकी मॉम उसे मारने के लिए वहाँ पे दौड़ने लगती है और वो बार बार आके सियोंग के पीछे छुप जाती है और सियोंग को चोट लगती रहती है। जिसके बाद रियो सियोंग का हाथ पकड़ के उसे लेके वहाँ से भाग जाती है और उसकी मॉम भी काफी देर तक उनका पीछा करती है। लेकिन फिर एक पॉइंट पे आके वो थक जाती है और वो रुक जाती है और वो लोग एक सेफ प्लेस पे जाके रुक जाते हैं और फिर वो अपने सारे एक्स्ट्रा कपड़े खोलने लगती है। तभी वहाँ पे सियोंग उससे पूछता है कि तुमने अपने जॉब और शादी एक साथ क्यों कैंसिल कर दी। जिसके बाद वो बताती है कि 10 साल से कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते करते उसका मन भर गया था और वो बहुत ज्यादा अपने लाइफ से फेड अप हो गई थी। वो उसे बताती है कि जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई मैं यूएस चली गई जॉब के लिए और उसके बाद मैंने 10 साल वहाँ पे काम किए, साथ ही मैंने वहाँ पे एक एंगेजमेंट भी कर ली। लेकिन अब मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फेड अप हो गई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिसलिए मैं अपने लाइफ को वापस रिबूट करने के लिए कोरिया आ गई और सारी चीज़ें छोड़ के आ गई। और यूँ बोलती है कि मैं ये सारे एक्सक्यूज़ अपने मॉम को देने को समझ नहीं पा रही हूँ कैसे दूँ, क्योंकि उसकी मॉम उसकी बात नहीं सुनेगी। और ये बात को सुन के सियोंग भी उसके प्रॉब्लम समझता है। लेकिन तभी उसके भाई का उसके फ़ोन पे कॉल आ जाता है और वो सियोंग को बताता है कि अब मॉम का गुस्सा शांत हो गया और वो अब दीदी को कुछ नहीं करेगी, इसलिए आप दीदी को बोलो कि वो घर आ जाए। जिसके बाद सॉन्ग भी ऐसा ही करता है और वो सारी बात रियो को बता देता है। लेकिन रियो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उसकी मॉम को बहुत अच्छे से जानती है, उसकी मॉम का ये सब प्लान होगा और वो चाहती है कि मैं घर आ जाऊँ ताकि वो उसे मार सके। और उसकी बातें सुनकर सियोंग बोलता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, अब तुम्हारी मॉम ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक गई होगी क्योंकि तुमने उन्हें इतना भगाया और साथ ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो तुम्हारे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और उसकी बातें सुनकर रियो भी मान जाती है। दूसरी तरफ हमें मोहिम को दिखाया जाता है जिसके पास दान आता है और दान मोहिम के काम से इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया रहता है कि वो उससे उसका नाम पूछता है। लेकिन उसकी बातें सुनकर मोहिम उसे बोलती है कि मैं पिछले 6 साल से पैरामेडिक हूँ और मैंने ना जाने कई लोग की जान बचाई और उनमें से जिन लोगों ने भी मेरा नाम और नंबर लिया उन लोग से मैं आज तक दोबारा कभी नहीं मिली, इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम भी मेरे से नंबर ना लो।
लेकिन तभी दान बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। लेकिन उसकी बातें सुन के मोहिम बोलती है कि लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपना कोई भी नाम या कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दूंगी, और वो इतना बोल के वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें रियो और श्योंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे रियो तो अब उसके घर पे पहुंच गई रहती है, लेकिन वो अंदर जाने से अभी भी डर रही होती है। लेकिन श्योंग उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। जिसका फिर वो लोग अंदर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रियो की मॉम सोफे पे एक साइड सर करके रो रही होती है, और ये चीज देख के रियो भी उन्हें चुप कराने के लिए जाती है। लेकिन वो जैसे ही अंदर जाती है तभी रियो की मॉम पीछे मुड़ के हाथ में स्टिक लिए बैठी रहती है, और वो उसे मारने के लिए सब ड्रामा कर रही होती है। और उसकी मॉम को ऐसे देख रियो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन श्योंग तो बाहर से गेट बंद कर देता है और उसे वहीं पे फंसा देता है, और फिर वो वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो अपने बचपन का सीन याद करता है, और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब श्योंग नया नया इस शहर में आया था तब कुछ लड़के उसे हमेशा बुली किया करते थे, लेकिन तभी वहाँ पे रियो उसे मिल गई, और रियो हमेशा उसके प्रोटेक्शन करती थी और उन लोग से लड़ते रहती थी उसके लिए। और वो ये सारी बातें सोच के स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद वो मन में सोचता है कि रियो अब वापस यहाँ पे आ गई, इसका मतलब इस कॉलोनी में अब वापस हंगामा सारा शुरू होगा। और फिर इसी सीन पे हमारा एपिसोड 1 एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होगा। तब तक प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।